हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हाल ही में सितंबर 2023 में स्टेट का एग्जाम हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इन दोनों के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सोशल साइंस के कुछ पेपर्स को हमने सॉल्व करा दिया है और आप लोगों की मांग थी कि जूलॉजी के क्वेश्चन हम स्टेट पेपर 2 के कराएं। तो आज की वीडियो में हम लोग जूलॉजी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 13 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था जूलॉजी का, और स्टेट पेपर 2 का ये क्वेश्चंस है। पेपर 2 का जूलॉजी का पेपर है, तो इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। जूलॉजी से पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। 50 मार्क्स में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जीके जीएस के क्वेश्चन थे, तो इन्हीं 100 मार्क्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हम दूसरे दिन सॉल्व करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानें। तो एसिलोमेटा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, मेसोडर्म की अनुपस्थिति। एसिलोमेटा में मेसोडर्म की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलामेंडर वर्ग का है। तो सैलामेंडर वर्ग का कौन सा है इसमें? तो उभयचर है। उभयचर जो है यह सैलामेंडर वर्ग का है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ बोर्ड ने जो आंसर की दिए हैं उसी के आंसर्स को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं जो है यह प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं। पूछ रहा है कि ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्लेटीहेमिन्थस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइलम पोरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो फाइलम पोरीफेरा को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसे कंटक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है? तो स्पंज में नहर प्रणाली जो विकसित होती है भीतरी दीवारों को मोड़ने के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ा को चयन करना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो पहला ही जोड़ा सही दे रखा है। ऑर्थोपोडा जगत का जो जीव है वह रजत मछली है, यह सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस समूह में पॉलिप नहीं होता है? तो पॉलिप किस समूह में नहीं होता है? तो वह ऑप्शन नंबर, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैलकेरिया। कैलकेरिया में पॉलिप नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेट्स की विशेषता नहीं है? तो कार्डेट्स की विशेषता कौन सा नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सोस्केलेटन जो है यह कार्डेट्स की विशेषता नहीं है। हैग फिश और लैम्प्रे किसके उदाहरण है? तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जबड़े रहित मछलियों के उदाहरण है। जबड़े रहित मछलियाँ हैं हैग फिश और लैम्प्रे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है? तो सही संयोजन कौन सा दे रखा है? तो यहाँ जो सही संयोजन है वह ऑप्शन नंबर सी है। प्रोटोप्टेरस जो है यह दक्षिण अफ्रीका का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पोस्ट एनल टेल कार्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो पोस्ट एनल टेल कार्डेट्स की विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है भ्रूण का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है, पोस्ट एनल टेल कार्डेट्स की मुख्य विशेषता है भ्रूण का विकास करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है? तो वह विशेषता क्या है? तो विशेषता है ऑप्शन नंबर डी, कशेरुक स्तंभ। कशेरुक स्तंभ जो है यह अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा गलत मिलान है? तो गलत मिलान यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ जो गलत मिलान है ऑप्शन नंबर डी ही दे रखा है, क्योंकि चिमेरा दे रखा है बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी। यहाँ कह रहा है कि चिमेरा बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, तो यह गलत कथन है। पहला, दूसरा और तीसरा सही कथन दे रखा है, यानी कि प्रोटोप्टेरस जो है यह मछलियों और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। स्फेनोडेन जो है यह सरीसृप और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। और आर्कियोप्टेरिस जो है यह सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है यह गलत कथन है।
अगला क्वेश्चन है कि जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित होते हैं। तो जबड़े जो होते हैं यह सबसे पहले किस समूह में विकसित होंगे, तो यह विकसित होंगे मछलियों में। ऑप्शन नंबर ए राइट है, जबड़े सबसे पहले मछलियों में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए निवास स्थान। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को निवास स्थान कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल आंसर की है और ऑफिशियल आयोग ने ए ऑप्शन को माना है। वैसे मुझे बायोम भी लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है। तो जनसंख्या की विशेषता कौन सी नहीं है, तो स्तरीकरण जो है यह जनसंख्या की विशेषता नहीं है, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात ये तीनों ही जनसंख्या की विशेषता है। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है। तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में क्या क्या शामिल है, तो नेक्टन और फ्लैंकटन ये दोनों ही शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। दोनों ए और बी सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संपूर्ण समुदाय को उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन सिंकोलॉजी कहलाता है। सिंकोलॉजी क्या है, तो किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन ही सिंकोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है। तो पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को क्या कहते हैं, तो उसे हम सेरे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है, सेरे। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन का जो उपलब्ध रूप है यह ऑप्शन नंबर डी है, NO3 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो कि गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो वह कौन सा हार्मोन है, देखते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वह है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि ADH जिसे बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यही है जो कि गुर्दा के घुमावदार, क्वेश्चन देख लेते हैं, गुर्दे के दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। वह कौन सा हार्मोन है, तो ADH हार्मोन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ADH हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है, तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है। तो हृदय चक्र का संकुचन चरण क्या कहलाता है, तो वह सिस्टोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, सिस्टोल हृदय चक्र का संकुचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप से पेप्सिन में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एंजाइम है जो पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है, तो वह है HCl एंजाइम। HCl एंजाइम जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, यह पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन के लिए, तो वह जिम्मेदार हार्मोन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसके द्वारा गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध निकलता है स्तनों से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो वह जो भाग है मेंडुला अम्बोगेंटा कहते हैं उसे। मेंडुला अम्बोगेंटा जो है वह मस्तिष्क का भाग है जो कि सांस लेने और हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी कार्यों में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम यानी कि Na+ का प्रवाह विध्रुवण का कारण बनता है। तो कोशिका पूछ रहा है कि एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम का प्रवाह विध्रुवण का कारण बनता है, तो वह कौन सा किस चरण में बनता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विध्रुवण चरण में। विध्रुवण चरण में एक्शन, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है। विध्रुवण चरण में एक्शन पोटेंशियल के दौरान कोशिका में सोडियम का प्रवाह जो होता है विध्रुवण का कारण बनता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो कि आवेग को नियंत्रित करता है? तो वह है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है यह स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है और न्यूरॉन का भाग है जो कि आवेग प्राप्त करता है, उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, डेंड्राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अक्ष तंतु कोई प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है? तो अक्ष तंतु की प्रत्येक शाखा जो है यह सिनेप्टिक नाभ में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचरित होता है? तो आवेग जो है यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचरित होता है? तो सिनेप्सिस के माध्यम से संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पीएनएस जो है में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं हैं। तो पीएनएस में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन है? तो वह है श्वान कोशिका। ऑप्शन नंबर डी राइट है। श्वान कोशिकाएं पीएनएस में माइलिन शीथ का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो वह है गामा अमीनोब्यूटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी राइट है, गामा अमीनोब्यूटिक एसिड सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोमीटर है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित में से रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। तो वह किस रिसेप्टर से जुड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा यौगिक है जो कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो वह है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है यह एक यौगिक है जो कि कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो एसिड है? तो एमिनो एसिड कौन सा है? तो यहाँ जो राइट है ऑप्शन वह डी है, प्रोलाइन। प्रोलाइन जो है यह एक एमिनो एसिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन चैपरोन प्रोटीन का कार्य है? तो यहाँ पूछ रहा है कि चैपरोन प्रोटीन का कार्य कौन सा है? तो यह जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि चैपरोन प्रोटीन का जो कार्य है यह है कि यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। चैपरोन प्रोटीन जो है यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, चैपरो प्रोटीन क्या है? चैपरोन प्रोटीन जो है यह अन्य प्रोटीनों को बचाता है और उन्हें अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक करने में उनकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो प्रोटीन का कार्य कौन नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आनुवंशिक जानकारी रखना। यह प्रोटीन का कार्य नहीं है। प्रोटीन का कार्य है भोजन पचाने में मदद करना, हमलावर रोगजनकों से लड़ना और रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करना। ये तीनों ही प्रोटीन के कार्य हैं, जबकि बी ऑप्शन जो है यह प्रोटीन का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एपीमर्स का उदाहरण है? एपीमर्स का उदाहरण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, मैनोज और ग्लूकोज जो है यह एपीमर्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में कौन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी शामिल है, डीएनए को रेस्ट्रिएक्शन एंडोन्यूक्लाइज से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना। यहाँ यानी कि डीएनए को रेस्ट्रिएक्शन एंडोन्यूक्लाइज से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन कोशिका है जो कि कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है? तो वह है राइट ऑप्शन बी, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो है यह प्रोटीन कोशिका है जो कि कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है। बाकी कैडरिन, इंटीग्रिन और NCAM ये तीनों ही प्रोटीन कोशिका हैं जो कि कोशिका अंतःक्रिया में कार्य करते हैं, और बी ऑप्शन जो है यह कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है? तो सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन सा है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन ए है सिस्टीन और मेथियोनिन। सिस्टीन और मेथियोनिन जो है यह सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है यह पशु कोशिका में नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका और कवक, इन तीनों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, पशु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता है। है कि मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो यह फास्फोलिपिड ब्रह्मा और आंतरिक कोशिका के आंतरिक प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वह फास्फोलिपिड ब्रह्मा और आंतरिक प्रोटीन से बनी होती है, यानी कि बाहरी और आंतरिक प्रोटीन और फास्फोलिपिड के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली इन तीनों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है। तो राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन किस कोशिकांग में होता है पूछ रहा है। तो वह है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है यह ऐसी कोशिका है जिसमें राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है क्या कहलाती है। तो उसे हम रफ अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। रफ अंतर्द्रव्यी जालिका क्या है। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली है जो राइबोसोम से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है। तो कौन सी सक्रिय कोशिका है जो मृत्यु प्रक्रिया है। तो वह है एपोप्टोसिन। एपोप्टोसिस जो है यह सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला कौन सा होता है पूछ रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा 44 ऑटो, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 44 ऑटोसोम से प्लस XSY जो होता है यह ऑप्शन देखते हैं। यह क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है। तो किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को क्या कहा जाता है। तो उसे हम इंट्रोन कहते हैं। इंट्रोन क्या है। तो किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को इंट्रोन कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं। तो जीन के वैकल्पिक रूप क्या कहलाते हैं। तो एलिल्स कहलाते हैं। जीन के वैकल्पिक रूप को हम एलिल्स कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विकल्पिता का उदाहरण है। तो विकल्पिता का उदाहरण क्या है। तो मानव रक्त समूह ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और सिकल सेल और BC ये तीनों ही बहुकल्पिता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये हमने जूलॉजी के पूरे 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि 13 सितंबर का पेपर था, और इसके 50 क्वेश्चंस जो कि बाकी रह गए हैं उसे हम लोग सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा और सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।